बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ, इस खबर के साथ, इस एहसास के साथ कि भाई हमारे आज मूड्स जो है ना वो बहुत अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि कल हुई है ज़बरदस्त किस्म की बारिश और वो जो एक ज़ोर था ना गर्मी का, हिद्दत का, वो जो तपिश हम महसूस कर रहे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है कि परेशान ना हो, आई एम हियर, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आपको वेलकम करेंगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ है, मेरे साथ मौजूद है मैं मुज़म्मिल अली खान। और सुबह से आगे का जो एम है आपकी सुबह को स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म्ड स्टार्ट देने के लिए, आज का लाइनअप भी इसी तरह से तैयार किया गया। लेकिन थैंक यू आयशा रीटरेट करने के लिए कि कितनी जबरदस्त बारिश हुई है। किसने शुक्र अदा किया होगा? अल्लाह ताला मैंने तो किया। गाड़ियां हीट हो रही हैं सड़क के ऊपर, बंदे हीट वेव से गिर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि बारिश आई। अल्लाह पाक करे कि रहमत की बारिश रहे ये। अल्हम्दुलिल्लाह। और तो पाकिस्तान के अंदर अब आपको पता है आयशा कि जब बारिश होना शुरू होती है या मानसून आता है तो हम लोग यूजुअली डेंजरस एरियाज में कुछ खास प्रिपेयर्ड नहीं होते। लेकिन डैमेजेस इस दफ़ा भी हुए हैं, बाद में आएंगे डैमेजेस की तरफ। पहले आपको लेकर चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानिब। हुआ ये है कि आप सब सोचते होंगे डाइटिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अब हमने हज़ार तरह की डाइट सुनी और यूजुअली जो कि फैंसी नए डाइटिशियंस हैं वो क्या करते हैं कि आपको जी आप अंडे खाएं दिन में 10-12 और बाकी दिन आप भूखे रह लें। और कुछ डाइटिशियंस हैं वो आपको कहते हैं कि सुबह चने उबाल के खा लें, बाकी सारा। भूखा रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि वज़न कम करने की ख्वाहिश में हद से ज़्यादा भूखा रहना, डाइटिंग करना, फाकाकशी करनी बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमें ये लगता है कि वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा इससे। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है वज़न कम तो हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे बहुत पर्सनल फील हुआ, क्योंकि मैंने एक ऐसा वक्त गुजारा है कि ऑल द टाइम आप अपने मैक्रोज गिन रहे होते हैं, मैं कितनी कैलोरीज खा रही हूँ, मेरा फैट कंटेंट ज़्यादा ना हो जाए, मेरे जो कार्ब्स हैं वो ज़्यादा ना हो जाए। अब हमें पता चला कि ये बाकायदा एक जहनी जिस्मानी बीमारी है जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, इसको आप जाकर गूगल करेंगे तो इसकी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। लेकिन कुछ आपको हम बता देते हैं मुख्तसर वक्त के अंदर कि अगर बर वक्त इलाज ना करवाया जाए इस बीमारी का तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। और माहिरीन ये बताते हैं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर आप खाना छोड़ देंगे या बहुत कम अपनी डाइट लेंगे तो उससे आपका वजन तेजी से कम हो जाएगा। लेकिन हकीकत जो है ना तकरीबन इसके बरक्स होती है। ठीक है, कैलोरीज को आपका कम करना, कंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको जिस्म को ऑपरेट करने के लिए भी तो चाहिए ना एनर्जी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस्म तवानाई को बचाने के लिए अब करता ही है, जब आप कुछ नहीं खाते या कम खाते हैं, कि वो फैट पिघलाने की बजाय ना उसको कंजर्व करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी सेहत हो जाती है खराब। अच्छा, तो ये एक बाकायदा बीमारी है। छोटा सा फैक्ट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है जो आयशा ने मेंशन किया है कि आप जब खा रहते हैं तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए और आपको जिंदा रखने के लिए एक सेफ्टी फीचर ऑन कर देती है कि जिसके अंदर फैट की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। आपको ब्लोटिंग, स्वेलिंग और जॉइंट्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है आपका वो हो जाता है इम्पैक्ट। छोटे मील्स और वो मील्स के जो कैलकुलेटेड पोर्शन हो, लेकिन ऑल थ्रू आउट द डे आपके सारे दिन में वो फैले हुए मील्स, तकरीबन 3 से 4 मील्स, लेकिन छोटे साइज के, जिस तरह हमारे नबी पाक फरमाते थे कि खाना सिर्फ इंसान उतना खाए कि जिससे इंसान की कमर सीधी हो जाए। तो अगर हम उस पर चलें तो हमें आई थिंक किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि बीमारियां ऐसी ऐसी खतरनाक मौजूद है ना जो जानलेवा भी साबित हो जाती हैं और अभी तक उनके हमें ना इलाज भी नजर नहीं आया, क्योर नहीं पता चले हैं। एक ऐसी बीमारी और इस बीमारी से लड़कर जीतने वाली खातून का जिक्र कर लेते हैं। बरतानवी शाही खानदान की रुकन है, प्रिंसेस ऑफ वेल्स हैं, केट मिडल्टन। उन्होंने कैंसर से सेहतयाब होने के बाद, उसको शिकस्त देने के बाद एक गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर उन्होंने बरतानिया की 3 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां सर कर ली हैं। उन्होंने ये मुश्किल मुहिम जो है ना वो इसलिए की है कि कैंसर के मरीज जो है उनकी मदद की जाए, उनके लिए फंड्स को इकट्ठा किया जाए। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने एक अपना मार्क भी बताया है कि भाई ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आती हैं, सेहत के हवाले से हो सकती हैं, फाइनेंशियल हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, आपके रिश्तों के बारे में हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप गिर के दोबारा उठते हैं या नहीं उठते। बिल्कुल। और ये 44 साल की एज पे चैलेंज इन्होंने लिया और ये चैलेंज इन्होंने खुद पे लेके और इसको उन्होंने फॉलो थ्रू किया। और ये जो 3 बुलंद तरीन पहाड़ियाँ हैं इस टाइम पे आपके वेल्स के अराउंड, इन बुलंद तरीन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने का जो प्रोसेस है उसको आप एक एथलेटिक फीट कंसिडर कर सकते हैं। आप उसको इंसान की बॉडी के लिए एक चैलेंज कंसिडर कर सकते हैं। और इसको करने का मतलब भी यही था, मकसद भी यही था कि हौसला अफजाई हो, एक पॉजिटिव मैसेज जाए और आपके अराउंड अगर आप एक स्ट्रेंथ, एक ताकत का, एक आप सपोर्ट का बीकन बन सकते हैं तो आप ज़रूर बने। अच्छा,
दिस इज द राइट यूज ऑफ द इन्फ्लुएंस। बिल्कुल 44 साल की एज पे अगर वो ये काम कर रही हैं कैंसर से फाइट करने के बाद, मैं माशाल्लाह कह सकती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि वो समटाइम्स ये भी होता है ना कि भाई आपने माशाल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए ना, जहाँ पे भी अच्छी चीज़ देखी ना आपको माशाल्लाह कहना चाहिए। हम सब आदम हैं, हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया। इंटरेस्टिंगली अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं रब्बुल आलमीन हूँ। एग्जैक्टली, तमाम जहानों का रब है। बहरहाल जी, तमाम जहानों का रब जो है उसी ने हमें इंटेलेक्ट दी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया की हर फील्ड के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाइनीज भाई सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह का दिया ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। उन्होंने ना रेलेवेंस भी रखी हुई है, इफेक्टिविटी भी रखी हुई है। चीन की तरफ से एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई है, उनके साइंसदानों ने तैयार किया, जो समंदर के खारे पानी को पीने के ताज़ा पानी में तब्दील कर देती है। अहम बात यह है कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, पहले भी समुद्री पानी जो है उसको डिसैलिनेट किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगा एक अमल होता था। लेकिन इन्होंने जो डिवाइस तैयार की है ना, वो है बहुत ही सस्ती, बल्कि चीनी मीडिया तो ये भी बता रहा है कि अगर आप ये वाली डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो आप जाकर मार्केट से पानी की बोतल खरीदते हैं उससे भी सस्ता हो जाएगा। आपका जो मिनरल वाटर आपको मिलता है, एग्जैक्टली उससे भी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। से भी सस्ता। अच्छा, अगर बॉटल वाटर से सस्ता मिल रहा है हमारे पास, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन सारा मिडिल ईस्ट जो है वो डिसैलिनेटेड पानी पे ही सर्वाइव कर रहा है। ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट्स भी हिट हुए थे, ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो अभी जंग चली है इजराइल अमेरिका और ईरान के दरमियान। खैर, अब ये डिवाइस क्यों स्पेशल है? क्योंकि जिस तरह आयशा बता रही हैं कि 1 साल तक बगैर तवानाई के, यानी कि एडिशनल पावर, इसके अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा जो एनर्जी ऐड नहीं करनी, और ये आपके समंदर के पानी को पीने के काबिल मीठा पानी बनाता रहेगा। आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हम भी सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा पानी है। वो मसला ये है कि इसमें सोलर पावर का इस्तेमाल होना है। हमारे यहाँ पर सोलर पावर इस्तेमाल हो तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं टैक्स लगाऊंगी, तो वो टैक्स लगाना जो है ना वो शुरू कर देती है। हमारे अपने चैलेंजेस जो है ना बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं, उनको हम इसलिए डिस्कस करते रहते हैं। आपको अंटार्कटिका लेकर चलते हैं। वहाँ पर अब जनाब एक बहुत तकरीबन कह सकते हैं 100 साल पुराना एक मौमुआ था कि ये खून की आबशार कहाँ से बहती है। साइंसदान ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, इस वक्त देख भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ना खून कहीं से निकल कर आ रहा है किसी वादी से और यहाँ पर बह रहा है। अब इसका मुअम्मा हो चुका है हल, और ये दावा किया गया है कि मैकमर्डो ड्राई वेल्स जो है, यहाँ पर ग्लेशियर से बहने वाली 5 मंजिला सुर्ख आबशार अपनी खून जैसी रंगत की वजह से तवील अरसे से जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी, ये बेसिकली कुछ मैटर्स इसके अंदर, मैटर्स जो है ना उसका एसेंस इसके अंदर शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर हो जाता है ऐसा। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है इस तरह के नेचुरल फिनोमेना का, जो स्क्रीन पे इस टाइम पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि लोग कहानियां बनानी शुरू कर देते हैं इस तरह की चीज़ों के साथ। और we need stories to survive actually। और फिर उन कहानियों के अंदर एक रूहानी एस्पेक्ट आ जाता है, और उन रूहानी एस्पेक्ट के बाद कल्चर्स जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। और जब आप थोड़ा सा सरफेस में डिग करते हैं तो आपको पता चलता है कि कहीं पे कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं कि जो पानी को रंग तब्दील कर देते हैं, कहीं पे कोई फिनोमेना साइंटिफिक इस तरह का है कि जिसमें मेटल्स आ जाते हैं जो पानी के साथ मिल जाते हैं, और कहीं पे कोई नेचुरल फिनोमेना, कुछ ना कुछ, जैसे हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, खाना जब जाके टूटता है बॉडी में तो मेटाबोलाइट्स बनते हैं। तो हमारा अर्थ भी एक इकोसिस्टम है, जब ये चीज़ों को तोड़ता है, नई चीज़ें बनती हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं उनके, और डिफरेंट तरीके से वो हमें नज़र आते हैं। खुशबुएं अक्सर जंगलात में कहानियों का एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बनती हैं। किसी जंगल के उस पार्ट में परियां रहती हैं, खुशबुएं आ रही हैं वहाँ से। देखिए, अगर वो परियों का जो जिक्र या परियों से आशनाई ना हो ना बच्चों की ज़िंदगियों के अंदर, तो उनकी तरबियत में थोड़ी कमी रह जाती है। अहमद जावेद साहब ये बात करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बात करते हैं कि इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का हो चुका है आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, अटक, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बारिशें हुई हैं, और मुल्क के बेशतर इलाकों में ये पेशगोई की गई है कि 6 जुलाई तक बारिशें होंगी। इसके अलावा और भी कौन से एरियाज हैं जहाँ बारिश हुई हैं? इसके अलावा हमारे पास नॉर्थ के एरियाज आते हैं, नथिया गली आ जाता है, केपी का एरिया आ जाता है हमारे पास, अयूबिया, और ये सारे पहाड़ और पहाड़ों से नीचे जो फुट हिल्स आके लग रही हैं, देन इस्लामाबाद तक। इसके अंदर हमारे पास बालाकोट, बाजोड़, कोहाट, मुख्तलिफ एरियाज आ जाते हैं। मसला सारा ये है कि केपी के अंदर हमें डैमेज देखने को मिला है। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि मिनिमम डैमेज रहे, और अगरचे कोई लोग गुम हो गए हैं सैलाबों में या इस तरह के जो अनटूवर्ड इवेंट्स कहा जाता है अंग्रेज़ी में, कि इन प्रॉब्लम्स में तो वो वापस अपने फैमिली वालों को मिल जाएं, क्योंकि हमारे पास जानी नुकसान की भी रिपोर्ट है, हमारे पास माली नुकसान की भी रिपोर्ट है, और हमारे पास नारान के अंदर
खड़ी गाड़ी सैलाब के रेले में बहकर चली गई। इस्लामाबाद में भी हमें ये चीज़ देखने को मिली थी, अगर आपको याद होगा, साल डेढ़ पहले की बात है। मुझे याद है कि इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली थी। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप टेक अवे क्या करते हैं, सीखते क्या है इस तरह के इंसिडेंट्स जब सामने आते हैं। एक तो हम आपको इन्फॉर्म करें, दूसरा मकसद ये होता है कि आप ने अगर वहाँ पर जाना है तो वहाँ पर जाकर ऐसी गलती ना करें। अगर दरिया आपको नज़र आ रहा है तो उससे थोड़ा दूर आपने रहना है, क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसे विजुअल्स हम देख चुके हैं, ऐसे हादसात हम देख चुके हैं कि फैमिलीज जो है ना उन रिवर बेड्स के अंदर बैठ कर लोगों ने अपनी ना कुर्सियां लगाई हुई थी और फ्लैश फ्लड आ गया और उसकी वजह से देखते ही देखते लोग जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। अब जो खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 अफराद जो है ना वो दम तोड़ चुके हैं, 46 के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं। ओवरऑल ये जो कुछ दिनों की बारिश है इसके अंदर 8 लोगों की जानें चली गई हैं। हर साल हम ये कोशिश करते हैं, बार बार इसके ऊपर बात की जाती है कि भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप घूमने गए हुए हैं स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, तो वहाँ पर जाके आपने अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, दूर रहना है ऐसी जगहों से जो बहुत ख़तरनाक और वहाँ के एरिया सारे ऐसे हैं कि नेचुरल लैंडस्केप की वजह से ना हमें काफ़ी परेशानी का सामना होता है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा हसन, NDMA से एक्सपर्ट हैं और शी इज़ जॉइनिंग अस थ्रू जूम। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, वेलकम और गुड मॉर्निंग। साथ ही जो सिचुएशन है कुछ ऐसी है कि जानी माली दोनों नुकसान हमें नज़र आए। अपडेट्स क्या हैं? 6 तारीख तक हमें जो है वो ये नज़र आ रहा है कि बताया जा रहा है सिलसिला जारी रहेगा। वेदर प्रेडिक्शंस के बारे में NDMA क्या हमें प्रोवाइड कर सकता है इंफॉर्मेशन? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, NDMA की लॉन्ग रेंज प्रोजेक्शन जो कि डिफरेंट ग्लोबल मॉडल्स और देन उनको डाउन स्केल किया जाता है नेशनल लेवल पे, उसके अकॉर्डिंगली इस साल जो पाकिस्तान में जो वेदर अगर देखा जाए तो इट विल बी ओवरऑल जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा। ख़ास तौर पे अगर मैं बारिशों की तरफ आती हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा फिनोमेना बता दूँ। इस साल नोआ ने, WMO ने और मुख्तलिफ जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने इस साल को एल नीनो का करार अदा दिया है। एल नीनो का मतलब ये है कि इस साल पैसिफिक ओशन में जो पर्टिकुलरली जो सेंट्रल और सदर्न पैसिफिक ओशन में जो दर्जा हरारत है वो मामूल से ज़्यादा होगा। अभी जो है वो 1.7 डिग्री के करीब है और ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है मज़ीद मिच्योर होकर सुपर एल नीनो की शक्ल इख्तियार करेगा। इसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान या फिर साउथ एशियन रीजन बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। जैसे कि यूरोप के भी मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो भी इस टाइम हीट वेव की जद में है। पाकिस्तान में जो सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब, सिंध, इवन जो मगरबी साइड है बलूचिस्तान की, वहाँ पर भी जो दर्जा हरारत है जो है वो ज़्यादा रहेगा इस साल। इसके साथ साथ जो बारिशें हैं वो इन मकामात पे जो है वो कम होगी, लेकिन जो शमाली मकामात है वहाँ पर मूनसून में बारिशें जो है वो मामूल से ज़्यादा होंगी। अभी भी मूनसून का आगाज़ हो चुका है जो कि कल हमने एक स्पेल देखा है। इसी तरह मुख्तलिफ स्पेल जो है वो मूनसून के देखे जाएंगे टिल सितंबर, लेकिन उनकी एल नीनो में बेसिकली आपका जो ओवरऑल रेनफॉल पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो पूरी उसकी जो प्रोपोर्शन होती है मूनसून में वो लिमिटेड हो जाती है और वो कन्वेक्टिव रेन की सूरत इख्तियार करती है, जिसकी वजह से जितने भी हम इंसिडेंट हमने जो अभी देखे हैं, इवन जो हमने मूनसून के अलावा अप्रैल में इंसिडेंट देखे हैं, वो एक इंटेंस रेनफॉल की सूरत में बरसते हैं, जिसकी वजह से ग्लोफ के इंसिडेंट, फ्लैश फ्लडिंग के इंसिडेंट, अर्बन फ्लडिंग के इंसिडेंट और मुख्तलिफ लोकलाइज जो हैं वो इंटेंसिटी इख्तियार किए हुए इंसिडेंट रोनुमा होते हैं। ठीक है, अभी जो हम देख रहे हैं जितने भी फिनोमिनाज, वैसे थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इतने सारे अब फिनोमिनाज हमारे सामने आ गए हैं। ग्लोफ का इवेंट हो, एल नीनो हो, फिर हीट डोम के बारे में हम जिक्र कर रहे थे कुछ रोज़ पहले। अभी जो हम बारिशें देख रहे हैं, जो कल हुई है बारिश या 6 तारीख तक जो बारिश होनी है, उसके अंदर आपको यही नज़र आ रहा है या एनालिसिस जो है, जो नंबर्स बता रहे हैं, प्रेडिक्शंस बता रही हैं, इसी तरह से तब्दीली रहेगी या जो एक पैटर्न हमें चलता हुआ नज़र आता है, जो रेगुलर पैटर्न है, वो मुख्तलिफ हो सकता है मज़ीद, और कितना नुकसान हो सकता है खुदा न खास्ता? सबसे पहले मैम मैं आपको बताऊंगी, वेरी गुड क्वेश्चन। NDMA सिर्फ वेदर प्रेडिक्शन नहीं करता बल्कि उन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से क्या खतरात हो सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है लोगों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो भी हमारी एक पूरी जो है एनालिसिस में शामिल होता है। अब अगर इस मूनसून की स्पेल की बात की जाए या फिर ओवरऑल हमारे पाकिस्तान की जो प्रेडिक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस हैं, मेट्रोलॉजिकल प्रोजेक्शन और हैजर्ड की जो एनालिसिस की बात की जाए,
वो इस दफ़ा जो है बहुत इरेगुलर पैटर्न होगा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि एल नीनो जो एक वन ऑफ द मेजर फिनोमेना प्रिवेल कर रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, इसकी ज़द में जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ भी हैं। पाकिस्तान में इस साल जैसे कि हमने देखा है कि अप्रैल में भी अगर आप पिछले साल की निस्बत जो है कंपैरिजन करें तो हमारे पास अबव नॉर्मल बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से बहुत इंसिडेंट हुए हैं जो कि नॉर्मली मूनसून में आपके पास इंसिडेंट होते थे। उसमें मेजर जो इंसिडेंट होते हैं वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। अभी आगे मूनसून में भी हम यही फोर्सी कर रहे हैं कि इसी तरह जो प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव या फिर जिसको हाई इंटेंसिटी टेम्परेचर बेसिकली कहते हैं वो प्रिवेल करेगा टिल अगस्त और सितंबर तक। इसके साथ साथ जो बारिशें हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, वो इरेगुलर पैटर्न से होंगी, वो कन्वेक्टिव सूरत की सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे मुझे पता है कि लेग्स हैं एनडीएमए के जिसके अंदर ऑपरेशनल भी है और जो आप बता रही हैं कि पेश कोई भी की जाती है। मैं ये जानना चाहूँगी प्रिएम्प्टिव मेजर्स आपको नज़र आए हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से होते हुए इन इलाकों में, ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इन मॉनसून और इन सारे फिनोमिनास की वजह से, आपको नज़र आए हैं या फिर ऐसा कुछ अभी तक मॉनिटर किया गया, रिपोर्ट किया गया? इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करते जाइएगा प्लीज़ कि एग्रीकल्चरल एरियाज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि झेलम के साथ सारा एग्रीकल्चर लगता है, नीचे चिनाब के साथ सारा एग्रीकल्चरल एरिया लगता है। तो ज़राअत को क्या डैमेज होगा, इससे आगे आने वाले मार्केट में जो शॉर्टेजेस होंगे वो किस तरह के होंगे और क्या इनको अवॉइड करने के लिए कोई स्कीम बनाई गई है या नहीं? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले कि इसकी एल नीनो के या फिर ओवरऑल जो हम अभी प्रोजेक्शंस के मुताबिक जो है, जैसा मैंने हीट वेव का बताया है, इसके अलावा हाई टेम्परेचर का बताया है, इरेगुलर पैटर्न ऑफ रेनफॉल का बताया है, इस साल इसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया इसकी जद में आएगी। उसमें वन ऑफ द सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर में जो खरीफ क्रॉप्स हैं, जैसे कि आपको पता है अगर ज़्यादा हीट होगी उसकी वजह से जो पैटर्न होता है, ओवरऑल साइकिल होता है, वो बहुत उससे अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी की तरफ से जो है वी कैन मूव टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी बाय द एंड ऑफ दिस मूनसून पैटर्न। तो खरीफ क्रॉप की तरफ जो है काफ़ी डैमेज होगा। इसके अलावा जो वाटर सेक्टर है, जैसे कि मैंने कहा है कि इरेगुलर पैटर्न होगा, इसकी वजह से वाटर स्ट्रेस बढ़ेगा। खास तौर पे बलूचिस्तान में वी आर एंटिसिपेटिंग, वहाँ पर ऐसे बारिशों की कोई इतनी प्रेडिक्शन नहीं की जा रही जिसकी वजह से बलूचिस्तान में मेजर वाटर स्ट्रेस होगा। इसके साथ साथ तैयारियों की बात की जाए, बिल्कुल एनडीएमए ने ये जितनी भी प्रोजेक्शंस हैं ये ड्यू की सूरत में यानी कि डिजास्टर अर्निंग 3 की सूरत में जो है 1 जुलाई को भी इशू की हैं। इसके अलावा डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस जो है यहाँ पर मदऊ किया गया है तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पीडीएमएस को, उनके साथ इस आज से 3 महीने पहले ये तमाम सूरत उनके सामने पेश कर दी गई थी। पूरी स्टॉक टेकिंग की गई है और प्रोविंसेस ने अपनी तैयारियां, अपनी जितनी भी स्टॉक। एक मारूजी सवाल मैं आपसे कर लूं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया जा रहा है एनडीएमए की तरफ से और हमें ओवर द इयर्स नज़र भी आया कि किस तरह से मजीद अपडेट्स आई हैं सिस्टम्स के अंदर भी एंड देन कैपेबिलिटी के अंदर भी एनडीएमए की। ये बताइएगा लास्ट ईयर से इस साल को अगर हम कंपेयर करें तो क्या हमें ग्राउंड फील्ड के ऊपर काम होता हुआ नज़र आया है? ये कुछ मॉनिटर किया गया है एनडीएमए की तरफ से या नहीं? मैम मैंने जैसा अर्ज किया कि बिल्कुल मैपिंग जो है एनडीएमए सिर्फ अपनी मैपिंग नहीं, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल है, टीयर है, उसमें एनडीएमए तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले डीडीएमएस होते हैं, पीडीएमएस होते हैं सेकंड ईयर में, जब उनकी भी कैपेसिटी से बढ़ जाता है देन एनडीएमए होता है। तो ये तमाम मैपिंग पीडीएमएस ने एनडीएमए के साथ शेयर की हुई है जो कि हमारे पास लाइव पोर्टल की सूरत में भी दिखाई देती है। अगर लास्ट ईयर की निस्बत कंपैरिजन किया जाए तो उनकी तैयारियां एज सच उस तरह से हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको बताऊंगी कि मौसम और ये जितने भी पैटर्न्स हैं ये इतना ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं कि आपके पास बहुत कम लिमिटेड टाइम होता है रिएक्शन का। तो दैट्स अ बिग चैलेंज नॉट ओनली फॉर द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए, क्योंकि अभी जब कन्वेक्टिव अगर एक पैटर्न होगा तो रिएक्शन टाइम इज वेरी लेस। दो हम लोग ना सिर्फ एनडीएमए बल्कि बहुत सारे मुतल्लिका अदारे जो है वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं तमाम ऐसे शॉर्ट टर्म पैटर्न्स को जो इरेटिक है नेचर में, जो किसी भी टाइम जो है वो रोनुमा हो सकते हैं, उनको देखा जा रहा है और उसके मुताबिक जो है
रेस्क्यू की एफर्ट, रिस्पांस की एफर्ट, यूएसएआर टीम जो है वो मोबिलाइज हुई है, लेकिन इसके साथ साथ बट जो ये ड्रास्टिक reality चेंजेस ये भी जो है ना, इसके अंदर हम ये तो नहीं किया जा सकता। आई एम श्योर जो अथॉरिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं इसके ऊपर, लेकिन हम तो अभी उनके सामने फिर बैठे हुए हैं ना कि जितने भी इवेंट्स आएंगे वो हमें तबाह बर्बाद कर सकते हैं। एंड इसके लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि नेचुरल इवेंट्स हैं, ये करने का बाइस भी कुछ लोग ही बने हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सब सफ़र कर रहा है। लेकिन थैंक यू सो मच ज़ारा हमें ज्वाइन करने के लिए और सारी अपडेट, सारा एनालिसिस आपका हमारे साथ शेयर करने के लिए कि एनडीएमए की तरफ से तो काफ़ी काम किया जा रहा है, बट चेंज इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक और तेज़ी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं कि उनको उनके साथ कोप अप करने के लिए भी वक्त नहीं मिलता है, अगला इवेंट आ जाता है। आई एग्री विद यू ऑन दैट, बट आई बिलीव, और जब आप सोशल मीडिया पे देखेंगे ये क्लिप तो ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, एग्री करते हैं नहीं कि फंड्स सही जगह इस्तेमाल सही वक्त पे नहीं होते। ये नहीं कि हर जगह पे मीडिया जो है वो करप्शन पॉइंट आउट कर रहा है कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन कभी कभार हम टाइमलाइन पे डिले डाल देते हैं। फंड्स मौजूद होते हैं, प्लान भी मौजूद होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑन टाइम नहीं होती, बैकग्राउंड पे फंड्स पड़े के पड़े रह जाते हैं और आगे जानी और माली दोनों नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ जाता है। अच्छा, पानी की बात चल रही है और पानी किस तरह से हमलावर हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज लोगों के ऊपर, मुझे लगता है बदला ले रहा है। नेचर जो है ना वो बदला भी लेती है समटाइम जब उसका ख्याल नहीं रखा जाता। पानी एसेंस ऑफ लाइफ है, जौहर है जिंदगी का, और उसके अंदर अल्लाह ताला ने इसको बनाया था कि किसी की मिल्कियत नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए मौजूद है जो इस दुनिया के अंदर, इस ग्लोब के अंदर, इस ये जो खित्ता ज़मीन है ना इसके ऊपर मौजूद है। आप जाकर इसको इस्तेमाल करें। हमने इसके ऊपर अपनी सरहदें बनाई कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, और अब जब सरहदें बन जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होते हैं कॉन्फ्लिक्ट, मसले होते हैं, उसके बाद होती है वॉर, जो हमें नजर आया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडस वाटर ट्रीटी की मैं बात कर रही हूँ, हेल्ड इन अबेंस में रखा गया है जनाब इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया की तरफ से यूनिलैटरली। हालांकि जितने भी रिसोर्सेज हैं इस दुनिया के अंदर वो उसी वक्त ज़्यादा बेहतर है आपके लिए जब कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम किया जाए। अभी सिचुएशन ये है कि इंडिया की तरफ से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। इंडिया की तरफ से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, और वर्ल्ड लेवल पे यानी कि आलमी सतह के ऊपर जो बड़ी पावर्स हैं, उन बड़ी पावर्स ने बिठा के, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी था, जिसमें और भी कई बड़ी पावर्स थी, इस चीज़ का फैसला किया था कि पानी एक बुनियादी हक है हर इंसान की ज़िंदगी के लिए, और पानी के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की रुकावट, कदगन, पाबंदी लगाना जायज़ नहीं है। अब इंडिया ये भूल रहा है कि अगर इंडिया अपने आप को नॉर्थ में कंसिडर करता है और पाकिस्तान नीचे है और इंडिया ऊपर है, तो इंडिया से ऊपर चाइना भी है और फिर इंडिया भी नीचे है। ये ना हो कि एक इफेक्ट इस तरह का चले कि जिस तरह से डोमिनोज जब आप खेलते हैं उनको आप लाइन में खड़ा करते हैं, वैसे डोमिनोज खेलने का प्रॉपर तरीका तो नहीं है, एक साइड से गिराते हैं और चेन रिएक्शन होता है कि आखिरी डोमिनो तक गिरता चला जाता है। तो पानी पानी खेलेंगे आप तो ये ना हो कि पानी पानी हो जाएं खेलते खेलते। इस्लामाबाद में मुनक्किद एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार जो कि वो पाकिस्तानी हुकाम ने उसको एड्रेस किया, जिसके अंदर हमारे पास बिलावल भुट्टो जरदारी थे, हमारे पास जो कि वो और सियासी शख्सियात भी मौजूद थी, इसाक डार साहब मौजूद थे हमारे पास, मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद थे हमारे पास। इन्होंने इस चार्टर को, इस प्रॉपर जो कि सिंतास मुआहदे को अवाम के सामने और एक इंटरनेशनल स्टेज पे पेश किया कि ताकि लोग समझ सकें कि पाकिस्तान कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, और क्यों ये नापाक अज़ाइम कहना चाहूँगा मैं इंडिया की तरफ से कि आप क्यों किसी का पानी रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इंटरनेशनल जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद थे उसमें जो चीन के मारूफ माहिर डॉक्टर हैं विक्टर गाओ, उन्होंने कहा था कि पानी रोकने की धमकी देना जो है ना वो इंसानियत के खिलाफ इकदाम है। और चाइना क्योंकि अपर आइपेरियन है तो हम चाइना के साथ मिलकर भी डेफिनेटली कुछ ऐसे इकदाम कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते जिससे इंडिया के अंदर भी पानी के मसाइल शुरू हो जाए। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस चीज़ को समझेगा या दुनिया इस चीज़ को समझकर भारत को बाउंड करेगी कि वो ये जो अबेंस पे रखा गया है इस इंडस वाटर ट्रीटी को, इससे निकलकर वापस से कोऑर्डिनेशन शुरू हो ताकि पानी के मसाइल जो है ना वो ठीक हो जाए। क्योंकि मानसून सीज़न शुरू हो चुका है, उसके अंदर काफ़ी मसाइल होते हैं, कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी होती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब, उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक ये वक्त इस सेमिनार के लिए क्यों चूज़ किया गया? सबसे पहले मैं वक्त की अहमियत या इसकी सिग्निफिकेंस जानना चाहूँगी, आपके नज़दीक क्या है?
जी बिल्कुल। देखिए, इस सेमिनार का जो इनेकाद किया हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ मिलके, मैं इन माय कैपेसिटी एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज। तो उसका मकसद क्या था? देखिए, ये मसला जो है इसको उजागर पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, क्योंकि इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है ये तो 1960 से चली आ रही है और बहुत सी जंगें भी हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, बहुत से मसले मसाइल भी हुए, लेकिन ये ट्रीटी चलती रही। क्योंकि ये एक बुनियादी चीज़ है जो दरियाओं की तकसीम होती है, तो पूरी दुनिया में है। दरिया कोई एक मुल्क की मिराज तो नहीं होते, वो तो कई बार 6-6, 8-8 मुल्कों में भी एक ही दरिया चलता है। जिस तरह दरिया नील का आपने सुना होगा, और भी बहुत से इस तरह के दरिया हैं, अमेज़न है। तो ये देखें, उसमें अब एक इंटरनेशनल लॉ है, उस इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये ट्रीटी उस वक्त जो जब दोनों के दरमियान ये हुई थी साइन, और ये वर्ल्ड बैंक ने उस वक्त करवाई थी। तो और जब आपने एक ट्रीटी साइन की है, और ट्रीटी जो सी होती है ना, लेकिन जिससे एक एमओयू होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी जो है वो बाइंडिंग होती है बिल्कुल। वो उसमें एक सबसे ज्यादा मुकद्दम जो होती है ना इंटरनेशनल किसी किस्म के मुआहदात में, उसको ट्रीटी कहा जाता है। उसमें कोई इस किस्म की गुंजाइश नहीं थी इस ट्रीटी में कि किसी तरह से वो यूनिलैटरली कह सकें कि जी हमने इसको इन अबेयंस रख दिया है या इसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये तो उनका एक इलीगल, एक गैर कानूनी जो है ना इकदाम है, जिसको कि ना पाकिस्तान मानता है, और बल्कि पाकिस्तान ये मसला लेके गया है आर्बिट्रेशन जो बॉडीज हैं उनके पास भी, जो इसके इंटरनल डिस्ट्रीब्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसके हिसाब से भी, और उन सब ने ये रूलिंग्स यही दी हैं कि इंडिया के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही कोई जवाज है इस तरह करने का। तो वो तो इसलिए हम तो इस चीज को मानते ही नहीं है, ना ही दुनिया मान रही है। लेकिन जरूरत इस चीज की थी, देखें अभी जो है ना, इंडिया तो हर दरमी पे कायम है अपनी, जिस तरह आपने भी बताया कि बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा। अब देखिए जो जिस तरह मानसून का सीजन आता है, इसमें वो क्या करते हैं, इसमें फ्लड कर देते हैं जब उधर ज्यादा पानी का भाव होता है। दूसरी तरफ जब मौसम खुश्क साली का आता है तो उस वक्त पानी वो जो है रोक लेते हैं। तो पाकिस्तान ने तो उनको बता दिया कि देखें, हम ये बिल्कुल भी नहीं करने देंगे किसी तरह भी आपको। और खास तौर पर अभी जो उनके बयान आए पिछले दिनों, अभी कुछ दिन पहले एक उनके वजीर का बयान आया कि जी हम तो एक कतरा पानी का पाकिस्तान नहीं पहुंचने देंगे, ये सारा पानी हम डाइवर्ट कर देंगे। तो ये जो है ना, पाकिस्तान अब जो है दुनिया को ये बताना चाहता है इस वक्त कि देखें, ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है ये हमारे लिए बहुत ही अहम है, बिकॉज इंडस बेसिन जो है उसके जो पानी है वो पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की वेलबींग के लिए वो जो है एसेंशियल है, वो उसका इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि वाटर इज लाइफ, जिस तरह आपने भी कहा। तो इसलिए जो है इस वक्त ये, और फिर खुसूसन इसलिए भी कि देखें, इससे पाकिस्तान की दुनिया में एक बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तान ने जो पीस मेकर का रोल जिस तरह से किया है, एक बहुत बड़े तनाज़े में, एक ग्लोबल इशू है इस वक्त, उसमें उससे पहले भी जो मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का रोल रहा। और पाकिस्तान का जो स्टैंड है, मैं ऐड करता चलूँ आपकी बात में, कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है लेके इसको इंडस वाटर्स ट्रीटी को, सिंतास माहदे को, ये दुनिया एक्सेप्ट करती है कि इंसानियत की तरफ जाने वाला और इंसानियत की वकालत करने वाला स्टांस है इसका। थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला और ज्वाइन किया। और इस मीटिंग के बाद और इस ब्रॉडकास्ट के बाद कि जो जिस तरह से पाकिस्तान में ये सेमिनार मुनक़िद किया गया, आई थिंक दुनिया को बेहतर तरीके से आइडिया हो जाना चाहिए कि हाइड्रो टेररिज्म की जा रही है इस वक्त इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से, जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं ना, कि हम जमहूर की आवाज़ पर यकीन रखते हैं, लेकिन एक तो वो अपने मुल्क के अंदर जमहूर की आवाज़ को नहीं समझ रहे और बाकी दुनिया के इंसान को तो वो कुछ समझते नहीं। स्पेशली पाकिस्तान की जब बात आती है तो उनकी सारी इंसानियत जो है ना वो चली जाती है पता नहीं कहाँ पर। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। मुझे ऐसा लगता है कि बाय डिज़ाइन हमें खेलों से दूर किया गया है, क्योंकि वो मुझे बचपन में ना अम्मी या दादी सुनाया करती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो अब समझ आई है कि वो बाय डिज़ाइन क्यों हुआ है, कि उसका असर आना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में खेलों का शौक़ जो है ना वो तकरीबन हमारी ज़िंदगियों से हो चुका है नापैद, जो पहले हुआ करता था। एक हालिया सर्वे अब हमारे सामने आया, गैलप सर्वे है, जिसके अंदर एक दिलचस्प लेकिन तशवीशनाक कंसर्न की सिचुएशन जो है ना वो सामने आई। रिपोर्ट ये बताती है कि 67% पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता एक साल के दौरान
कोई भी खेल नहीं खेला है, जबकि खेलने वालों में भी सबसे ज़्यादा मकबूल खेल सिर्फ क्रिकेट रहा है। सिर्फ क्रिकेट रहा है और हमारा नेशनल स्पोर्ट वैसे हॉकी है आयशा, लेकिन जी। सर्वे के मुताबिक 16% ने क्रिकेट, 5% ने वॉलीबॉल, 4% ने फुटबॉल, 2% ने बैडमिंटन और 1% ने हॉकी खेली है। 1% ने हॉकी खेली है। मैं रीट्रेट कर रहा हूँ इस बात को। रिपोर्ट के मुताबिक खेलों में हिस्सा लेने वाले अफराद में से 14% ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि हमने खेला है, जिसके अंदर से हमारे पास 23% ने इसी हफ्ते गेम खेलने का, स्पोर्ट्स खेलने का जो कि है वो इंकशाफ किया, एतराफ़ किया, और फिर उसके बाद 13% ने इसी माह कोई ना कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की बात भी की और कहा, जबकि 24% अफराद ऐसे थे जिन्होंने गुज़िश्ता 6 माह में, यानी कि पिछले गुजरे हुए 6 महीनों के दौरान कहा कि हमने कुछ ना कुछ खेला है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में खेलों में बाकायदा शिरकत का रुझान अब बहुत कम होता चला जा रहा है और मैं ये सोचता हूँ और ये समझता हूँ, क्योंकि हमारा आना जाना होता है, पंजाब के देही इलाकों में जब मेले लगा करते थे तो कुश्ती, कबड्डी, नेज़ाबाजी और कई ऐसे खेल होते थे जिसके अंदर बैल दौड़ाना, और ये सेलिब्रेटरी गेम्स थी पंजाब की, कि इसके अंदर भी जवानों का रुझान अब कम नजर आ रहा है। ऑल्दो सोशल मीडिया पे आप आएगा। और बलूचिस्तान में से हमारे पास जो बैडमिंटन स्टार आई थी, उनकी कंप्लेन थी कि वहाँ पे बैडमिंटन की ट्रेनिंग के लिए कोर्ट मौजूद नहीं है। मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहूँगा कि किस तरह से हमारा स्पोर्ट इग्नोर हो रहा है ऑन बोथ एंड्स। गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज़ अच्छी और उस फैसिलिटी में से ट्रेन होगा स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा, तो स्पोर्ट्स को फरोग मिलेगा, वरना आपके बच्चे सेल फोन, टैबलेट, टेक्नोलॉजी। आई एम रियली ग्लैड आपने कबड्डी का जिक्र किया। मैं भी एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि मैं उस दादा की बेटी हूँ जो कबड्डी में पहलवान हुआ करते थे, तो हम समझ सकते हैं कि उनकी वो जो लेगेसी किसी ने फॉलो तो नहीं की डेफिनेटली, क्योंकि ज़िंदगी के जो रोज़ो शब के मसाइल और झमेले हैं ना, उसके अंदर आप फंस कर रह जाते हैं। हमारे साथ 2 गेस्ट आज मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। एट द सेम टाइम जो गैलप सर्वे जहाँ पर किया गया है, सैम्पल साइज़ क्या था, क्या ये देही रुझान है, शहरी रुझान है, कितनी उम्र के लोग इसके अंदर शामिल थे। हमारे साथ बिलाल गिलानी साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप सर्वे पाकिस्तान। बिलाल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड हमारे साथ वर्ल्ड एथलेटिक लेक्चरर हैं डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब, वो भी मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे स्टूडियोज़ में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब, मैं बिलाल से अगर आगाज़ कर लूँ। बिलाल, सबसे पहले तो ये बताएं, आपने लास्ट टाइम कब खेला था और कौन सा खेल खेला था? मैं अपने बच्चों के साथ जो है वो क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसलिए बट बैडमिंटन भी एक्चुअली खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये रीसेंट फिनोमेना है, जब से वजन बढ़ना शुरू हुआ है तो मैं दोबारा खेलूंगी। लेकिन हम तब करते हैं कोई भी काम जब हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हमें कर लेना चाहिए, उसको रूटीन नहीं बताते। थोड़ा सा इस सर्वे के बारे में बिलाल बताइए, क्या सैम्पल साइज़ था? अगैन वही जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं किसी भी सर्वे के बारे में, क्या सैम्पल साइज़ था, कितने लोग इसमें शामिल थे, ख़वातीन की कितनी नुमाइंदगी थी, शहरी था, देही रुझान ज़्यादा था? प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। सो जैसे गैलप सर्वेज का एक तरीकाकार है कि हम एक रैंडम सैंपल पूरे मुल्क से जमा करते हैं, तो इस सर्वे में भी तकरीबन 1000 मर्द और ख़वातीन की राय ली गई। ये तकरीबन 100 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स से लिए गए हैं सैंपल। इसमें मर्द और ख़वातीन की शरह तकरीबन वैसी ही थी जैसे सेंसस में है, तकरीबन 50% मर्द थे, 50% ख़वातीन थी। यंग और बूढ़े अफराद का तनासुब भी सिमिलर था। अर्बन इलाकों के तकरीबन 40% के करीब अफराद हैं, 60% इसमें रूरल इलाकों के हैं, इनके पाकिस्तान की आबादी का तनासुब जो है वो सिमिलर है। पढ़े लिखे लोग ऐसे जिनके पास डिग्री है उनको भी तकरीबन 20% को शामिल किया गया। 80% ऐसे थे जो डिग्री तो नहीं रखते मगर कुछ तालीम रखते हैं। अनपढ़ लोगों को शामिल किया गया। तो एक बुनियादी एक खाका ले लिया गया कि जो आम पाकिस्तानी का है, और फिर हमने उनसे ये सवालात पूछे। इसमें जो आपने स्टेटिस्टिक्स शेयर किए उसमें मैं एडिशन करता जाऊंगा कि हमने देखा कि जो स्पोर्ट्स प्लेइंग है, एनी स्पोर्ट्स प्लेइंग, तो यानी 2/3 पाकिस्तानियों ने तो ये कहा कि पिछले 1 साल में उन्होंने किसी तरह का कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला। इसमें जो की डिफरेंसेस नज़र आए वो ये कि यंग लोगों में ये शरह कम हो जाती है। तो अगर आप 30 साल से कम हैं तो आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स थोड़ी बहुत बेहतर खेल रहे हैं बाकी लोगों से। मगर हमारे यहाँ 30-20 साल गुजर जाए कि एज गुजर जाए तो उसके बाद एकदम से लोग जो हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम खेल की उम्र से निकल गए हैं। हमारे यहाँ ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है कि अब खेलने कूदने की उम्र नहीं है।
इसी अरे वजह हम से ये दूसरे- समझते हैं, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं बिलाल, हम ये सिर्फ समझते हैं कि चेहरे पर जब तक संजीदगी नहीं आएगी ना, मुझे कोई इतना सीरियस नहीं लेगा या मैं एक फंक्शनल बीइंग माशरे के अंदर नहीं बन पाऊंगा। हालांकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह में पानी भरकर छुप जाया करते थे और बच्चों के साथ खेलते थे कि जब बच्चे आएंगे तो उनके ऊपर मैं पानी फेंकूंगा। बहरहाल जी, डॉक्टर भी शामिल गुफ्तगू करते हैं जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बिलाल, आपको क्या लगता है कि हम लोगों की ये जो स्टडी गैलप ने हमें लाके बताई है कि भाई स्पोर्ट्स के अंदर शिरकत जो है वो कम हो रही है, इसको क्या दूसरी स्टडीज़ में यूज़ किया जाएगा कि जहाँ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और उसमें से पैदा होने वाले मसाइल रिलेट किए जाएंगे कि हमारी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए कितनी अनहेल्दी है? आई थिंक जो इसकी मेजर इम्प्लीकेशंस हैं, एक तो सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन हेल्थ की है। तो हमारे ही सर्वेज, मुख्तलिफ सर्वेज ये शो करते हैं कि पाकिस्तान द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विद डायबिटीज है। तकरीबन बिल्कुल। 1/3 एडल्ट पाकिस्तानी हैं जिनको डायबिटीज का मर्ज जो है वो उनमें मौजूद है। तकरीबन 20% में डिप्रेशन में हाइपरटेंशन पाई जाती है, ब्लड प्रेशर का मर्ज पाया जाता है। इसी तरह से तकरीबन 1/3 से 40% मुख्तलिफ स्केल्स मुख्तलिफ बताते हैं किसी न किसी फॉर्म की डिप्रेशन या डिप्रेसिव इलनेस की तरफ उनमें निशान उसका सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो बिल्कुल। ये जो लैक ऑफ स्पोर्ट्स है, ये सिर्फ लैक ऑफ स्पोर्ट्स तक की मबनी नहीं है, बल्कि वो लैक ऑफ स्पोर्ट्स एक लैक ऑफ एक्टिविटी है। तो सारा दिन बैठे रहना, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, बिल्कुल, या बहुत ख्वातीन बहुत के हद बुरे तक जो है, बुरे असरात होते हैं सारी लैक ऑफ एक्टिविटी के। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपसे एक क्वेश्चन का 1 वर्ड आंसर लेके मैं डायरेक्ट डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूँगा और उनसे ओपनिंग क्वेश्चन मेरा वही होगा। बिलाल साहब, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते, किस फील्ड में होते, कौन सा स्पोर्ट खेलते, किस स्पोर्ट का स्पोर्ट्स पर्सन आप होना पसंद करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? मुझे बैडमिंटन जो है वो महसूस होता है कि वो Alright. मैं खेलता तो बहुत बैडमिंटन, आंसर टेकन। डॉक्टर साहब, बिलाल साहब ने जिस तरह से बताया कि बैडमिंटन होता, अगर आप परफॉर्म करते और आपके पास चांस होता किसी स्पोर्ट को पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशनाइज करने का, कि कम्प्लीटली चेंज करके रखते थे आप उसका स्केप, आप कहाँ से स्टार्ट लेते और क्यों? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि पहले क्वेश्चन बहुत रिलेटेड थे मेरी बातों से। हेल्थ कॉन्शियस कौम में जो है ना, उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। तो हमारा हेल्थ कॉन्शियस होना इस कौम का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ जनरेट होती है स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स को एज अ टूल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन नहीं लिया जा रहा। जैसे मैं अमेरिका से ग्रेजुएटेड हूँ और मैं वहाँ से यही सीख के आया था और यही मैं प्रचार कर रहा हूँ, इस बात का बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कि हमें पहले इसकी सोल को समझना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इस तरह नहीं है कि आप उठें और ग्राउंड बने हो तो आप भाग खड़े हो। और ये सर्वे में जो क्या खेलने बता वाला रहा है है इस सर्वे बात के बारे में? सर पहले मैं आपको आंसर कर लूँ इस बात का। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में प्रमोट हो सके। अर्शद नदीम आपके सामने है, बिल्कुल। तो वो तो उसका नामो निशान नहीं था। 70 सालों में अगर कोई नहीं खेल रहा था तो इसका मतलब कोई भी कुछ भी खेलेगा, उसको ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी मिलेगी, उसका अपना पैशन होगा तो रास्ता निकलेगा। शाहज़ेब रिंद आपके सामने, शाहज़ेब, कितना मतलब मैं अनशुल आपको वो पाकिस्तान मिसाल की। दे रहा हूँ जो टॉप पे है ना। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी, क्योंकि मैं सबको डील करता हूँ। आई एम डायरेक्टर ऑफ नेशनल फेडरेशन। माशाल्लाह। तो रिक्वेस्ट ये है कि इसको एक तो इस तरह में ले जाना चाहिए। दूसरा, इनका जो सर्वे है, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा, किसी ने सर्वे तो किया लेकिन मैं गिलगित से ग्वादर ट्रैवल करता हूँ, ऑलमोस्ट मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ। पिछले वीक मैं कराची में था, अभी मैं कोयटा में हूँगा, तो सारे कोचेज़ को टीच कर रहा हूँ। ये जो परसेंटेज है ना, इसमें मेरा डिफ़र कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स की बात करें तो टोटली 1 से 2% है पाकिस्तान का जो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स है। क्योंकि आप किसी भी ग्राउंड में, चाहे 25 करोड़ आवाम है, इनके गैलप के हिसाब से तो इसका मतलब 5-4 करोड़ तो खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के ग्राउंड तो एक जगह भी ऐसी जगह ना होती जहाँ बात ना होती। तो ये वो लोगों का सर्वे है जिन्होंने कहा हमने खेला है, हम खेले हैं। क्या रैकेट पकड़ के गली में खड़े हो गए, बैट गेंद पकड़ के गली में खेल लिया, दिस इज पार्ट ऑफ दैट वन। उससे ये क्लैरिटी आती है कि ये लोग इतने हो सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। और क्रिकेट है, डोमिनेटिंग जरूर है, उसको हम देखते तो जरूर हैं, लेकिन हार्ड बॉल से खेलना, उसको ऑर्गेनाइज करना, अच्छा उसको डॉक्टर साहब, equipment पूरी पूरा दुनिया करना। के अंदर सर्वेज इसी तरह से होते हैं, एक सैंपल साइज होता है और उससे फिर अंदाजे शुक्रिया तो अदा कर दिया ना। अंदाजे लगाए जाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी, आप क्योंकि इस एथलेटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, खेल क्यों ज़रूरी है इंसान के लिए? ओनली बिकॉज ऑफ हेल्थ।
ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत सेहत है, इस पे टारगेट करें, इसका और कोई मकसद नहीं हारना। जितना तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ना, आप रॉकेट साइंस की तरफ क्यों जा रहे हो? वो ऑटोमेटिकली अगर हर बंदा हेल्थ कॉन्शियस होगा, वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व, इस सब जो स्पोर्ट्स स्किल्स है ना, ऐसा मेलोडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, इसको ये बताया नहीं जा रहा। डांस देखने वाला और स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी या डॉज देखने वाला, बात तो एक ही है। अच्छा, मेलोडी को आपने समझना कहा कि हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं हैं हम, और ये जो गैलप का सर्वे है, इन्होंने बताया कि जितने लोगों का इन्हें सर्वे किया, उन लोगों में से इतने % हैं जिन्होंने कुछ स्पोर्ट्स प्रेफर किए, कुछ नहीं किए। अब इससे अगर हम आइडिया लेना चाहें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है माशाल्लाह ऑर्गेनाइज स्पोर्ट को ग्राउंड अप डेवलप करने का, कोचेस को ट्रेन करने का, और एक तरफ से हमारे पास ऑफिसेज और कॉर्पोरेट लाइफ का डाटा आ रहा है निकल के, हमारे पास घरों का डाटा आ रहा है निकल के, आपको क्या लगता है कि हम लोग स्पोर्ट्स को लेके इन द लाइट ऑफ दिस सर्वे को मद्देनज़र रखते हुए और आपके एक्सपीरियंस को, कि पाकिस्तान कितना पीछे है, कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है? मैं जी 27 मुल्कों में पढ़ाता हूँ, ईरान से जापान तक। माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब नेशन है वो हमारी है फिजिकली, मतलब हम लोग फिजिकली लिटरेट नहीं हैं। मैं ये तो क्लेम नहीं करता कि आप भी ऐसे हैं, कि आपने 2-4 ऐसी बातें बीच में कर दी हैं, जिस तरह आपने कहा जी कि वहाँ नेज़ाबाजी मैंने देखी, वहाँ कबड्डी देखी, रेसलिंग देखी। बेसिकली क्राउड पुलिंग एक्टिविटी वही हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं, हमें उन्हीं को प्रमोट करना है पहले, जिसको ऑडियंस भी देख रहा है, जिस पे आपको स्पॉन्सर भी मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, ऐसी इररिलेवेंट स्पोर्ट्स को उस कॉम पे थोपना चाहते हैं जो हमारे बस में ही नहीं है। तो जो हमारे बस में है, मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें घुड़सवारी के स्टेडियम अपने बनाए हुए हैं, तो वी शुड ओन देम। आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, वहाँ पे आपको आवाम नज़र आएगी, इतना लोग एक्टिव होता नज़र आएगा जिसकी खादी नहीं। बिल्कुल। तो हमें ये चीज़ें सोचनी भी हैं, इन पे काम भी करना है, और कर भी रहे हैं, ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन रफ्तार स्लो है सिर्फ इस वजह से कि हेल्थ कॉन्शियस प्रोग्राम स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पर किया भी जाता है, यूथ प्रोग्राम हमारे सामने है। एक तो मैं ये जानना चाहूँगी उसके बारे में बताएं कि वो कितना इफेक्टिव होता है। दूसरा ये कि जिस चीज़ की तलब होती है उसी की रसद भी होती है। क्या हमारी आवाम की तरफ से जब प्रेशर जाएगा कि हमें ग्राउंड्स बना कर दें, या फिर अगर ग्राउंड नहीं है और कोई ग्राउंड ख़त्म करके कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना दी गई है और उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया आवाम का, लेकिन महंगाई हो गई है तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि उनके लिए वो तरजीह के ऊपर शामिल है। इन चीज़ों को फिर किस तरह से बैलेंस किया जाएगा? गवर्नमेंट्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, या फिर आपको नज़र आता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है आवाम को देखते हुए, या फिर शॉर्ट टर्म ही आपको सब कुछ? LTAD प्रोग्राम है, लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो दुनिया की बड़ी कौमें अडॉप्ट कर चुकी हैं, हमें वो करना पड़ेगा, लेकिन दैट्स ओनली फॉर ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स। लेकिन आपकी जो बात है ना, जितनी आप अवेयरनेस देंगे, ये ग्राउंड आपको किसी ने कहा ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, आप चलें मेरे साथ, मैं अभी इस्लामाबाद में दिखाऊँ, सब खाली पड़े हुए हैं, हर स्कूल में बड़े ग्राउंड है खाली पड़े हुए हैं। अगर आवाम को शऊर होगा तो शाम में वो लोग इकट्ठे होकर क्यों नहीं जाते मोहल्लेदार सारे के जी हमने ग्राउंड को यूज़ कर। अगर बचपन में कोई ये सुनता हुआ बड़ा हुआ हो कि खेलोगे कूदोगे बढ़ोगे खराब, तो बाय डिजाइन खराब किया गया है ना? मतलब आपका ज़हन ही बना दिया गया। अब मैं सारी जिंदगी खेला कूदा और PhD भी करके इंटरनेशनली पढ़ा भी रहा हूँ, मैं कैसे कह दूँ, ये फिक्र कैसे मैं उन कर लूँ कि जी खेलोगे कूदो से खराब होगा। मेरे तो फॉलोअर जितना भी है, तो वो सारे का सारा जो है वो कामयाब है लाइफ के अंदर, वो दुनिया में जाके टीच कर रहे हैं, दुनिया में जाके कोचिंग कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। मतलब इसको अपना आगाही जो है ना, इस पे काम करे, बहुत बेहतर हो सकती है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जो किया ना, जिसे कहते हैं कि पॉइंट की बात की है आपने, और आई होप के जो स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए डेवलप करें। बिलाल साहब, लास्ट कॉमेंट मैं आपसे चाहता हूँ कि किस कदर ज़रूरी है सोसाइटी में ग्राउंड अप स्पोर्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना? बिकॉज आयशा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने भी इस बात के साथ एग्री किया कि ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको जो कि है वो ख़राबी की तरफ लेके जा रही है। आई थिंक इसमें बहुत ही क्रूशल है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ क्रूशल है सोशल चेंज के हवाले से, वो ख्वातीन के हवाले से है। तो 50% आबादी का हिस्सा हैं, और जनरली हमारे यहाँ ये तस्वुर है कि ख्वातीन खेल नहीं सकती। हमारे यहाँ ये यानी मुसलमान मुल्क कौन कह रहा है ये ख्वातीन नहीं खेल सकती? नजर आती हैं, बहुत ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन होती है। तो आई थिंक सोशल चेंज की ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स को स्टिग्मेटाइज ना करें कि ये कोई सिर्फ अनपढ़ लोगों के खेलने की चीज़ है, या खिला या ऐसे लोग के जिनके पास और कोई काम नहीं है। और दूसरी तरफ जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं, मसलन ख्वातीन हैं, इनके लिए फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ वो आपस में खेल सकें, जो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। और दूसरी तरफ जो अब आई थिंक जो एपिडेमिक आने वाली है वो असल में यंग जनरेशन में है,
कि जो सारा दिन स्पोर्ट्स खेल रहे हैं मगर वो फोन के अंदर स्पोर्ट्स खेल बहुत रहे हैं। अच्छा पॉइंट आप रेज कर रहे हैं बिलाल, और बहुत सारे सवालात मेरे थे। स्पेशली मैं जनरेशनल शिफ्ट के बारे में भी बात करना चाह रही थी कि जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा करीब बच्चे हैं, हमारे जेनजीज हैं या जेन अल्फा हैं, वो कितना ज़्यादा उनका एप्टीट्यूड है खेलने की तरफ। लेकिन वक्त हमारे पास हो चुका है खत्म। थैंक यू सो मच बिलाल हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू के लिए। जनाब बहुत ज़रूरी है, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक खेल जो है ना एक बच्चे की बुनियादी ज़रूरत और बुनियादी हक है। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको खेलों की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। उसी बच्चे ने बड़ा होकर एडल्ट बनना है, और अगर खेलों की आदत उसके अंदर होगी तभी वो बड़ा होकर भी खेलेगा। ये आपके लिए ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। कराची एक बड़ा शहर और बड़े शहर के बड़े मसले। कराची की सड़कों पे रवां साल जनवरी से जून तक 400 से ज़्यादा इस तरह के एक्सीडेंट्स हो के जानें जो हैं वो गई हैं इस दुनिया से, कि जिनका जाना उस वक्त बनता नहीं था। 158 इनमें से हैवी ट्रैफिक से गई हैं। और कराची की सड़कों पर एक और जान जो हमारे लिए सिर्फ एक ख़बर नहीं है बल्कि एक ज़ाती दुख भी है। हम टीवी के साथी सैयद शहीर हुसैन करीमाबाद फ्लाईओवर से गुजर रहे थे और एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे में हमेशा के लिए हम सब से बिछड़ गए। इन्हें आँव और सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। वो अपने पीछे एक 4 साला बेटा, अहलिया, वालदा, बहन और भाई समेत एक गमज़दा ख़ानदान छोड़ गए हैं। दोस्तों के साथ कुछ ऐसी यादें जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, और एक ऐसा इंसान के जिसको दफ्तर में देखना मामूल बन चुका था, एक ऐसा शख्स के जिसके सलाम की आवाज़ याद है, आज फिर वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहे। जिस तरह इससे कबल कराची की सड़कों पे कई टैंकर कई अफराद को कुचल कर चले गए। मरते हैं सभी लोग मगर मीर इस तरह मातम में तेरे कोई न रोया पुकार का। ये इस वक्त सिचुएशन हो चुकी है, ये सूरत हाल हो चुकी है शहर कराची की। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, हम बार बार इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, दिस इज़ पर्सनल। ये हमारे एक कोलीग का था जो छुट्टी पर कराची गया हुआ था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और वहाँ पर जाकर उसे नहीं मालूम था ये छुट्टी उसकी ज़िंदगी के इख्तिताम के दिन होंगे। हमारे साथ सादिया हैं, सादिया से हम जान लेते हैं। सादिया, सबसे पहले तो क्या कर रही है सिंध हुकूमत? ये हादसात कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब हमारे बहुत करीबी, हमारे एक ऐसी शख्सियत जिस तरह मुज़म्मिल जिक्र की, जिनको हम रोज़ देखते थे, वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो दुनिया से चले गए हैं। क्या इकदाम किए हैं सिंध हुकूमत ने? थैंक यू वेरी मच। पहले तो जाहिर सी बात है, हम टीवी की वो फैमिली का हिस्सा था, तो आप लोगों के साथ इजहार ताज़ियत, क्योंकि एक जवान आदमी जो शायद अपनी ख़ानदान का कफ़ील भी था और वो दुनिया से चला गया, एक छोटा बच्चा पीछे छोड़ गया है। बिल्कुल फैमिली के लिए भी और एज़ हम टीवी के लिए भी बहुत तकलीफ़ अमर होगा तमाम लोगों के लिए जिनके साथ वो काम करता था। देखिए, मैं इस बात से आपके रिपोर्टर की भी और इत्तेफाक नहीं करूँगी कि हादसात में कमी नहीं आई है। हादसात में कमी आई है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ज़ीरो कर दिया गया, और शायद ज़ीरो हो भी नहीं सकता। दुनिया में ज़ीरो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, तो ज़ीरो कराची में भी नहीं हम कर सकते, लेकिन कमी ज़रूर आई है। हेवी ट्रैफिक, देखिए, अगर मैं बिलखुसूस बात करूं, आपके चैनल के जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई है वो एक रिनोन्ड कंपनी के वाटर टैंकर के थ्रू उसके एक्सीडेंट, उसकी जद में आया है। अच्छा, वो लेटेस्ट मशीन्स हैं जो उनके पास हैं, जो वो टैंकर्स यूज़ कर रहे हैं, वो लेटेस्ट गाड़ियां हैं जिसमें शीशे पे भी साइड मिरर है, कैमरा है, अंदर भी कैमरा है। मतलब वो आम वाला वाटर टैंकर नहीं था। पहली बात, हाँ, अप टू डेटेड। मैं ये नहीं कह सकती कि उसमें वो शील्ड्स नहीं थी, जो प्रोटेक्शन शील्ड्स होती हैं, सब कुछ उसमें मौजूद था, फिर भी ये इंसिडेंट हुआ। मतलब सारी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, कलामी माफ, और इसका इशारा फिर इस बात की तरफ है कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की गफलत थी। बिल्कुल ड्राइवर की गफलत थी कि उसने, और मेरी जहाँ तक इत्तला है, उस ड्राइवर ने एडमिट भी किया है कि इट वाज माय फॉल्ट, इट वाज माय फॉल्ट,
ये बात उसने एडमिट की है। उसको गिरफ्तार कर लिया जी, गया? क्योंकि हमारी इत्तला ये है कि वो हिट एंड रन केस था कि वो भाग गया वहाँ से। नहीं, वो हिट एंड रन केस नहीं है। और जिस कंपनी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, कंपनी का वो ड्राइवर और वो गाड़ी थी, वो कंपनी आपके एम्प्लॉय की फैमिली के साथ भी इन कांटेक्ट है। बट दिस इज नॉट सॉल्यूशन ना। नहीं, मैं ये बात ही नहीं करी, बात नहीं करी, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, जो बाकी कराची में वाटर टैंकर्स, क्योंकि कराची में देखें पानी का क्राइसिस है, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, कराची की पानी की रिक्वायरमेंट है 1200 mgd और कराची को पानी मिलता है 650। ओवरऑल पाकिस्तान में कमी है, हो ही नहीं सकता कि शहर पे इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो पानी टैंकर्स चलते हैं, लेकिन जब हमने सख्ती शुरू की थी और रूल्स एंड रेगुलेशन में सख्ती की गई, तो जितने वाटर टैंकर्स हैं उनकी स्पीड लिमिट को वो किया गया और उसमें ट्रैकर्स लगाए गए कि अगर वो जैसे ही लिमिट क्रॉस करेंगे तो उस जगह उनका चालान हो जाएगा या उनको पुलिस जो है वो आगे रोक लेगी। अच्छा, ई चालानिंग इंट्रोड्यूस कराई गई शहर में, बहुत लोगों ने उसकी मुखालफत की, लेकिन सिंध हुकूमत, जाहिर सी बात है, देखिए एक जान जाए या 10 लोग जाए, जान तो सबके लिए वो है। अच्छा सादिया, मैं कता कलामी की माजरत के ई चालानिंग बहुत अच्छा इकदाम था, हमने उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात की, उसके ऊपर सेगमेंट्स भी किए हैं। हम वो इदारा है जो बहुत ज़्यादा सूबे भर की जितने भी सूबे हैं उनकी पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर बाकायदा कैंपेनिंग करते हैं कि आप अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जानती हैं। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अभी तक रूल्स बनाए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं कि हैवी ट्रैफिक जो है ना रात 10 से सुबह 6 बजे तक उसका दाखिला ममनू रहेगा शहर की सड़कों के ऊपर, लेकिन जो ज़रूरत की अशिया हैं उनके टैंकर जो है वो आते रहेंगे। पहला सवाल ये है कि ज़रूरत की अशिया के जितने भी टैंकर्स हैं, जो ज़रूरी गुड्स हैं, क्या उनकी तादाद कम है या ज़्यादा है? क्या उनको ना बैन करना या बैन करने से कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा? दूसरा पॉइंट ये कि जो ड्राइवर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की बात भी की गई थी और ये भी किया गया था कि रैंडम चेकिंग की जाएंगी कि अंडर द इन्फ्लुएंस तो वो नहीं चला रहे हैं, उनकी एज तो कम नहीं है। इसके ऊपर कितना ज़्यादा अमल दरामद हुआ है? देखिए, एक मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि कराची में जो हैवी ट्रैफिक है वो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से रजिस्टर्ड है, ठीक है। एक जो हमारी अंडर रजिस्ट्रेशन है, उनको तो सिंध गवर्नमेंट उनकी फ़िटनेस और उनकी चीज़ों पर सवाल कर सकती है और वो हम कर भी रहे हैं। तमाम गाड़ियाँ देखें, जैसे जो बसेस थी, जो इंटर प्रोविंशियल बसेस थी, उन सबको कराची से बाहर शिफ्ट किया गया। लोगों ने बहुत शोर किया कि जी हमें मुश्किल होती है, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है शहर के अंदर ये बड़ी गाड़ियाँ। कता कलामी माफ, मैं इसी पॉइंट पे मुनिस से ओपिनियन लेना चाहूँगा बिकॉज वो इस टाइम पे कराची में सड़क पे मौजूद है। बिल्कुल, पहले मुनिस, आप ने सुनी बात जिस तरह से सादी जावेद साहिबा कर रही थी कि ये सारे स्टेप्स लिए गए ट्रैफिक की वायलेशंस को रोकने के लिए, टेक्नोलॉजिकली गाड़ियों को अपग्रेड करने के बारे में भी बात की गई। और कराची की जो अवाम है इस वक्त, कराची की अवाम का इन इक़दामात को लेके क्या सेंटिमेंट है? क्या सड़क के ऊपर कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं सादिया साहिबा से बहुत एहतराम के साथ लेकिन इख्तलाफ ज़रूर करूँगा। और इन्होंने कहा कि हादसात की शरह में कमी आ गई, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हमारा ये डेली रूटीन का काम है, हम एक एक हादसा जो इस शहर की सड़कों पर होता है वो रिपोर्ट करते हैं। मैं इस वक्त भी एक ऐसी ही सड़क पर मौजूद हूँ। अगर आप मुझे टाइम देंगे और यहाँ से जो मेरे दाएँ जानिब से और मेरे बाएँ जानिब से हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, अगर आप उसका जायज़ा ले लें तो उन गाड़ियों पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नज़र आ रही है। उस गाड़ी इतनी गाड़ियों के अंदर जो है वो अंडर रन्स लगे हुए हैं। और इससे पहले अभी हमने लाइव यहाँ आपके पास लाइव आने से पहले भी मैंने ट्रैफिक पुलिस हुकाम से बात की है और उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन मुझे की है कि हमारा वो मंसूबा कि हैवी गाड़ियों में ट्रैकर लगाना और ट्रैकर के बाद ट्रैफिक पुलिस को उसका एक्सेस देना, उस पर 100% काम नहीं हुआ है। तो ये इस अवामिल की निशानदेही कर रहा है कि कहीं ना कहीं खामियां मौजूद हैं। और मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि 4 से 5 हलाकतें इस शहर में, ये मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा। जिस रोज़ हम शहीर हुसैन का
जनाजा उठा रहे थे। जिस रोज़ शहीद हुसैन का इंतकाल हुआ है उसके 4 घंटे के बाद आप सादिया साहिबा से पूछे क्या कराची के इलाके जौहर मोड़ पर मिलेनियम मॉल के करीब क्या एक वाटर टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को नहीं कुचला, जिसके बाद उसे मुस्तकिल अफराद ने आग लगाई? क्या ये हादसा इस शहर में रोनुमा नहीं हुआ? इस शहर में 6 महीने के दौरान बता दीजिएगा, वक्त हमारे पास क्योंकि कम है, वो क्योंकि आप रोज काम करते हैं, आप फील्ड पर मौजूद होते हैं। अगर हम परसेंटेज में बात करें, कितने % इम्प्लीमेंटेशन आपको नजर आई है जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था? कितने %? 10%, 20%? ओपिनियन क्या है आपका? जी देखिए, बुनियादी तौर पर जो बड़ी गाड़ियां हैं ना, उनके अंदर उनके टायरों के अतराफ अंडर रन्स लगाने का मंसूबा ये फिलफौर ज़रूरी था, क्योंकि इस शहर में हज़ारों नहीं लाखों मोटरसाइकिलें और लाखों मोटरसाइकिल सवार जो है उनका इन्हिसार है, लाखों लोगों का इन मोटरसाइकिलों पर। तो अगर अंडर रन्स लग जाएंगे तो कम अज़ कम अगर कोई हादसा खुदा न खास्ता रोनुमा होता हो कि मोटरसाइकिल सवार गिरता है तो वो टायर के नीचे नहीं आएगा, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमें यहाँ पर 5% भी गाड़ियाँ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जिन्होंने टायरों के अतराफ जो है वो अंडर रन्स लगाए हुए हों। इवन ये कि सादिया साहिबा ने जिक्र किया जिस हादसे में शहीद हमसे जुदा हुआ है, उस हादसे की जो जिम्मेदार गाड़ी है उसके अंदर भी अंडर रन्स नहीं लगे हुए थे। यही वजह है कि वो टायरों तले रोंद कर चला गया उसको और उसकी जान ले गया। तो मजमूई तौर पर अगरचे इक़दाम हो रहे हैं, हमने इस बात की नफी नहीं की कि ट्रैफिक की बेहतरी के लिए इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि हादसा की शरह में कमी लाई जा सके। 5000 से ज़ायद अफराद इस 6 महीने के अरसे में खौफनाक ट्रैफिक हादसा के नतीजे में शदीद जख्मी भी हुए हैं। ये सिर्फ हलाकत का फिक्र नहीं है, 5,500 से ज़्यादा अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। ठीक है मोनिस, थैंक यू सो मच। आई कैन अंडरस्टैंड जज्बात, जब आपका कोई अपना जाए ना तो जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप फैक्ट्स से नहीं हटे हैं, आपने फैक्ट्स को रिपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मोनिस हमारे साथ मौजूद हैं, अनफॉर्चुनेटली वी आर आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। प्लेजर टू हैव यू इन द स्टूडियो। और हमारे हमेशा सवालात समटाइम सख्त भी होते हैं और सादिया बड़े तहम्मुल के साथ जवाब देती हैं। आई ऑलवेज अप्रिशिएट हर फॉर दैट। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और मॉनसून अब स्टार्ट है और मॉनसून की बारिशें भी आ रही हैं, लेकिन हम लोग गर्मी से जूझ रहे थे पिछले काफ़ी सारे दिनों से। और कभी गर्मी की वेव आती है और वो फसलों को ख़राब करती है, और कभी बारिशें जो कि हैं वो ऑफ टाइम पे या बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स और आपके पास ग्लॉफ इवेंट्स और आपके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर देन अगेन आपकी फसलों के लिए और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़राबी का बायस बनते हैं। इस सिचुएशन में पाकिस्तान जिस सेंसिटिव पॉइंट पे है, जो कि कार्बन एमिशंस दुनिया में बिल्कुल नेग्लिजिबल हिस्सा है हमारा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खमियाजा है वो हम भुगतते हैं मौसमियाती तब्दीली का। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने उन इलाक़ों में कि जिन जगहों पे टेम्परेचर्स या खुश्क साली या ज़रूरत से ज़्यादा बारिश आ जाती है, इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे, उनको कवर करें अच्छे तरीके से। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस किस पे होना चाहिए? गर्म इलाकों में, सर्द इलाकों में? गर्म इलाकों में होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन ये है कि सबके वो डेमोग्राफिक्स जो है ना वो बड़े मुख्तलिफ है, स्पेशली मौसम के हिसाब से भी। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमारा सांस निकलवा दिया एक तरह से बारिश को भेज कर, लेकिन कुछ शहर अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर बारिश नहीं हुई है और शदीद गर्मी है। उसमें से पहला जो है वो कोयटा है। तो कोयटा से असमत समलानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि वहाँ का मौसम आज कैसा है और क्या तवक्को की जा रही है कि वहाँ पर बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। मानसून वहाँ कब तक पहुँचेगा? असमत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सूबाई दारकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिदत में मज़ीद इजाफा हो गया है। आज भी कोयटा में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जो है नोकुंडी को सबसे गर्म तरीन इलाका बलूचिस्तान का रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह तुरबत में जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिदत में रोज़ इजाफे का सिलसिला जारी है। इसी तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ से एक ताकतवर मौसमी सिस्टम भी दाखिल हुआ है, जिसके तहत बलूचिस्तान के ख़ासकर शुमाली और बालाई इलाकों समेत जो है बलूचिस्तान के मैदानी और जो है साहिली पट्टी में बारिशों का भी जो इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मैदानी इलाके जिनमें जो है सिबी शामिल है, तुरबत शामिल है, नोकुंडी शामिल है, इसी तरह कोयटा में भी जो है आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिदत में मज़ीद भी इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह महकमा मौसमियात ने जो है गर्मी के पेश नज़र शहरियों को जो है एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने की हिदायत की है। जी, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जितने भी शहरी हमें देख रहे हैं, हमें पता है आप बहुत समझदार हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि जो गाइडलाइंस आए ना इदारों की तरफ से, जहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं,
उनको आप तक पहुंचाना कि किस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। हैदराबाद आपको लिए चलते हैं, वहाँ पर भी पारा जो है वो नोट किया गया है, मॉनिटर किया गया है 41 डिग्री तक। आज मौसम कैसा है ज़रा ये जान लेते हैं अली रज़ा से। अली बताइएगा, हैदराबाद में किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं लोग मौसम को? जी बिल्कुल, हैदराबाद के अगर मौसम की सूरत हाल की बात करें तो हैदराबाद का जो मौसम है इस वक्त पहले से काफ़ी बेहतर है। दर्जा हरारत पर जो है वो बतदरीज कमी देखने में आई है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज हैदराबाद में है वो दर्जा हरारत तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। चूँकि अगर हम जून के आगाज़ की बात करें तो जून का आगाज़ जो है वो हैदराबाद में खासा गर्म रिकॉर्ड किया गया है। दर्जा हरारत जो है वो 45 कभी तो कभी 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा था। और हैदराबाद में हीट वेव जैसी जो है वो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। उसके बाद चूँकि मुल्क भर में जो है वो मानसून का सिस्टम दाखिल हुआ, मगरबी हवाएं चलना शुरू हुई, तो हैदराबाद का जो मौसम है वो पहले से खासा बेहतर हुआ है और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी महसूस देखने में जो है आई है। उसके बाद जो है मैं कहूँ उस बात का ये भी कहना है कि आइंदा मजीद 3 से 4 रोज़ में जो है वो इसमें गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। और हरारत जो है वो तकरीबन जो अभी 38 रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और 3 से 4 रोज़ के बाद जो महकमा मौसमियात की पेश गोई है कि दर्जा हरारत में जो है इजाफा हो सकता है। वो दर्जा हरारत जो है वो 38 से बढ़कर 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। जी अच्छा जी, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि फ्राई हो जाना, अगर आप बचना चाहते हैं फ्राई हो जाने से तो छाँव में रहिएगा, बिकॉज धूप, सूरज और गर्मी ने आपको माफ़ नहीं करना। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, बचपन में जब चूल्हा लकड़ी वाला जला करता था ना तो उसमें से कोयला उठा के अगर खेलने की कोशिश करते हैं जली हुई लकड़ी उठा के, तो मामा कहा करती थी कि अपनी जो है ना आदतें ठीक कर लो, आग से नहीं खेलना, ठीक है? तो आप लोग जब आग आपसे खेलना शुरू कर दे तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते जो इस वक्त हैदराबाद के अंदर हम देख रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट यह देखिए, मुस्कुराना, महसूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुश्किल को मुस्कुराहट के साथ डील करने की कोशिश करेंगे, बहुत चांसेस हैं कि आप बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं। हमारे मुस्कुराने का हमेशा मकसद जो है वो ये होता है कि यहाँ से एक अच्छी वाइब आप तक पहुँचे। गिलगित बल्तिस्तान की वाइब कमाल की है, खैबर पख्तूनख्वा की वाइब कमाल की है, और आज़ाद कश्मीर को तो वैसे ही जन्नत कहा जाता है। यहाँ पर ग्लेशियाई झीलें जो है उनके फटने से सैलाब का खदशा है, यानी कि जो रहमत बनाकर अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा, हमारी नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से वो जहमत भी बनता जा रहा है। NDMA की तरफ से अब कर दिया गया है अलर्ट जारी, और वो ये है कि मानसून बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है, जो कि एक्सपेक्टेड है ऑलरेडी। ये बड़ा ज़रूरी है इसके बारे में बात की जाए। बिल्कुल, और मुतल्लिका इदारों को जो कि है वो दरिया के बहाव और ग्लेशियाई झीलों की मुसलसल निगरानी के लिए हिदायत दी गई हैं। इसके लिए नशेबी इलाकों की तरफ ज़्यादा फोकस किया गया है और दरिया के किनारे पर आबादियों को भी मोहतात रहने के लिए हिदायत दी गई हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ, सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, कि ग्लेशियल सीडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में बसने वाली जो पुरानी तहजीबें हैं उनको पता था इस चीज़ का इससे पहले कि साइंस, जो मॉडर्न डे साइंस है, इसको तो मैं कहता हूँ कि जी एनलाइटेंड मैन जो है उसकी रिसर्च इनटू साइंस कहता हूँ मैं, उसको साइंस नहीं कहता। साइंस बहुत बड़ी फील्ड है, हमारी रिसर्च जो है उसके अंदर अभी तक यहाँ तक पहुँची है। जो अब डिस्कवर कर रही है वो उनको तब पता था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि मेल और फीमेल ग्लेशियर्स की शादी भी करवाई जाती है। ये आप सर्च करेंगे पाकिस्तान के नॉर्थ में तो आपको पता चलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा आयशा, आपको क्या लगता है, कभी अगर आप देखें कि कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग बैठे हैं, 2 ग्लेशियर्स की शादी करवा रहे हैं, तो आपका उस पर क्या ओपिनियन है? मुझे ओपिनियन ये लगता है कि सब कुछ बहुत खूबसूरत है। ये रिवायत अगर चलती भी आई है तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट्स होंगे और उसके बारे में पढ़ना चाहिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेरे लिए नई बात है ये। अच्छा, जो नई बात नहीं है वो हमेशा से ही होती है कि भाई जब अथॉरिटीज़ जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे, या फिर एक इंसान, एक इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करे और उसकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो जाए, किसी दूसरे की जान चली जाए। मैं सानेहा कान्हा की बात कर रही हूँ जो लाहौर के अंदर पेश आया था, और उसके अंदर अमवात जो हैं वो अब तक कितनी हो चुकी हैं। कहा जाता है सबसे हैवी कॉफिन्स जो है ना वो बच्चों के होते हैं, नन्हे फूलों के होते हैं, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह का हादसा पेश आया हो। नौयत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इससे पहले भी हम नन्हे कॉफिन्स जो है ना उसका बोझ बर्दाश्त कर चुके हैं। ये बच्चों के जो कॉफिन्स हैं ये क्या लेकर आते हैं अब हमारे लिए, और क्या किया जाता है इस सिलसिले में? अब गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा जा रहा है कि सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहाँ पर कितने ट्यूशन सेंटर्स हैं, बट फ़ायदा क्या है? क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है? क्या ये सिर्फ आवाम तक ये पहुंचाने के लिए है कि भाई देखिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, या फिर वाकई में हुकूमत संजीदा है इस सिलसिले में कुछ करने के लिए? इसके लिए हमें
थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लाहौर का जिक्र करता चलूँ क्योंकि काना और लाहौर बहुत दूर नहीं है आपस में। एक जगह पे CBD जो कि है बनाया जाता है पाथवे, और आप देखते हैं कि उसके ऊपर संगमरमर के फुटपाथ बने हुए हैं CBD एवेन्यू के ऊपर लाहौर के अंदर। कलमा चौक से निकाला गया रास्ता ही और पुराने एयरपोर्ट को चेंज करके जहाँ से छोटी फ़्लाइट्स उड़ा करती थी वहाँ पे CBD एवेन्यू बनाया गया, कमर्शियल, वहाँ पे हाई राइज बनेंगे, multi-billion dollar प्लान्स हैं उस एरिया के लिए। और दूसरी जानिब हमारे पास काना का एरिया है कि जिसके अंदर इतनी भी चेक एंड बैलेंस की गुंजाइश जो है वो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन की नहीं रखी गई कि कमज़ोर स्ट्रक्चर्स जो गिर सकते हैं। और अगर आपका गांव में या आपका देही इलाकों में गुजर बसर कोई एक्सपीरियंस रहा है रहने का, तो आप ये जानते हैं कि कमज़ोर छत पहचाननी और कमज़ोर छत को जानना कोई बहुत ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है। कोई बहुत बड़ा आपको इंजीनियरिंग की डिग्री का होल्डर होना नहीं पड़ता ये जानने के लिए कि छत कमज़ोर है। और अक्सर गार्डर और टी आयरन वाली जो छतें हैं उनके अंदर पतली टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये टाइल आपके यूजुअल बाथरूम्स और बाहर लगने वाले टाइल्स नहीं होते, ये ईंट होती है, लेकिन पतली साख्त की बनी हुई ईंट होती है। इसके ऊपर मंजिल नहीं खड़ी की जा सकती और ये एक गार्डर की कमज़ोरी की वजह से जो मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे, उस एक गार्डर की कमज़ोरी की वजह से और सोच की कमज़ोरी की वजह से कि आप एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल खड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये जाने बगैर कि आपके पास क्या जो फ्लोरिंग है वो वेट सहार सकती है या नहीं सहार सकती। मैं कोट नहीं करना चाहता नाम, लेकिन कहा था कि पेरिस बना दिया जाएगा पंजाब को। हमारे पास ये सारी सिचुएशन डिस्कस करने के लिए बैरिस्टर वकास अब्रेज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कानूनी पहलू को डिस्कस करते हैं इस सारे मामले के ऊपर कि क्या किया जाना चाहिए या फिर क्या हमारे पास ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो लोगों को बाउंड कर सकें, ऐसी सज़ाएं मौजूद हैं इस तरह के केसेस के लिए। वकास, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है लाहौर के अंदर, काहना के अंदर, इसमें आप बताइएगा कि कानून क्या कहता है, कौन सी दफ़ात यहाँ पर लग सकती हैं और क्या ऑलरेडी हमारे कानून के अंदर ऐसी दफ़ात, ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो ऐसे केसेस को डील करें। देखिए, सबसे पहले तो दिल हराश, अंदूखनाक और कर्दनाक वाक़ई की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम, और मजम्मत के साथ साथ कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो भी कम है। मेरे शहर के शायर ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यूं एकदम नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो सानेहात हैं, वाक़यात हैं, मामलात हैं, इसके पीछे एक लंबी कड़ी, एक लंबा सिलसिला चलता आता है। और जो आपने बात की स्पेसिफिकली कमिंग टू द लीगल पॉइंट्स, लीगल एस्पेक्ट्स के, क्या पाकिस्तान के अंदर हमारी जो प्राइवेट एकेडमीज हैं और स्पेशली होम ट्यूशंस की ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, कस्टम्स हैं कि इसको रेगुलेट करने के लिए कवानीन मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तो कानून मौजूद ही नहीं है और जो माइनर और मिन्यूट काइंड ऑफ लॉज पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो ना होने के बराबर हैं। अगर हैं भी तो उनकी इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती। सेकेंड ईयर मोर इम्पोर्टेंटली इस केस के अंदर सेक्शन 322 इम्पोज कर दिया गया और 337H इम्पोज कर दिया गया उन मिस्त्रियों के ऊपर जो वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे या घर वालों के ऊपर, वो इम्प्लीकेट कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि वो तमाम अदारे जो कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं, जो एजुकेशन अथॉरिटीज हैं, जिनका काम किसी भी तलीमी एक्टिविटी को जो है मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है, और अगर वो एजुकेशनल एक्टिविटी जो है वो किसी प्राइवेट बिल्डिंग में हो रही है, कमर्शियल बिल्डिंग में नहीं हो रही, और वहां पर लोगों की या बच्चों की जिंदगी को जेपरडाइज किया जा रहा है, इंडेंजर किया जा रहा है, खतरे में डाला जा रहा है, दिस वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस टास्क। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो हम सब लोग जो कि हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार नजर आते हैं या लंबरदार नजर आते हैं, तो हम लाओ, लश्कर, बैनर्स, मीडिया, सारी चीजों को लाइमलाइट में लाते हैं। लेकिन आंख ओझल पहाड़ ओझल जब घोंघलों से मिट्टी झाड़ दी जाती है और फर्जी दातनी कार्रवाइयां कर दी जाती है, उसके बाद ये सारी चीजें उस तरह रेगुलेट हो। बहुत अच्छा पॉइंट आपने वकास रेज कर दिया कि हमारे पास जो कवानीन मौजूद है वो इस तरह के केसेस को डील करने के लिए काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए और जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी तवज्जो इस तरफ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक आम आदमी की ज़िंदगी की हिफाजत जो है ना उसको यकीनी बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद थे। और कवानीन जो होते हैं किसी भी मुआशरे का लिबास कंसीडर किए जाते हैं, वो बचाते हैं
गर्मी से हालात की तरफ से जो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ना, और जितने भी लेजिस्लेटर या जो मुल्क के बड़े होते हैं, रियासत के बड़े होते हैं, वो इन कवानीन को बनाकर एक तरह से मुआशरे को लिबास फराहम करते हैं कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड और करना। उन कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर साथ देना उनका कि जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। और चेक एंड बैलेंस इस तरह से भी रखा जा सकता है कि जहाँ इम्प्लीमेंटेशन ना हो रही हो, आप इदारों को इनवाइट करें कि प्लीज़ आके इम्प्लीमेंट कराएं ये चीज़ें, कि ताकि इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सके। और पाकिस्तान और कतर ने भी एक सिचुएशन से बचाया इस पूरी दुनिया को। आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इससे पहले कि आपको अगली खबर की तरफ लेके चलें, अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान में वो हो जाता जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं मिटा के रख दूंगा, तो सिर्फ ईरान ने इम्पैक्ट नहीं होना था। गेस करें कि कितने लोगों की जिंदगियां इम्पैक्ट हो सकती थी रीजन वाइड, अंदाजा एक रफ फिगर। ममालिक तो बहुत ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन 3.5 बिलियन लोग। Oh my God. That is almost half of the world's global population. अब आपने ईरान को और अमेरिका को एक कॉन्फ्लिक्ट में इस तरह से पार्ट कर दिया कि 3.5 बिलियन लोगों की ज़िंदगियां जो इम्पैक्ट हो सकती थी, न्यूक्लियर विंटर आ सकता था, बच गया। पूरी दुनिया एक मरतबा फिर वर्ल्ड वॉर के अंदर जा सकती थी और ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की होनी थी। कतर और पाकिस्तान ने ये एफ़र्ट किया और इस एफ़र्ट के नतीजे में इस्लामाबाद मुफाहमत याददाश्त जो थी उसके मुतालिक अमूर पर एक मुस्बत पेशरफ्त हुई। और वो क्या हुई कि तर्जुमान क़तरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन ने आइंदा भी बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। हमारे पास ये पीस मेकिंग न्यूज़ जो आती है ना, इससे थोड़ी सी राहत मिलती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आम आदमी ये सोचता है कि पेट्रोल अब 500 से ऊपर नहीं जाएगा, जो कि करीब पहुंच चुका था ऐसा 500 पे जाने 60 दिन जो है वो दिए गए थे MOU साइन होने के बाद के 60 दिन के अंदर मजीद निगोशिएशंस की जाएंगी। लेकिन अभी दोबारा से हमने देखा कि MOU की खिलाफ वर्जी हुई और ईरान और अमरीका दोनों के नुमाइंदगान इस वक्त दोहा में मौजूद है, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हैं आपस में, अपने मीडिएटर्स के साथ बात कर रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंतज़ार किया जा रहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जो कि साबिक सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी तदफीन के बाद होंगे आइंदा के मुलाकात शेड्यूल, और उसके लिए हम सब इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ और दुआ के साथ कि फाइनली ये 60 दिन जो है ना ये भी खैर व आफियत से गुजर जाएं और मज़ीद अटैक्स ना हो, क्योंकि पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हमारी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, किसी एक की तरफ से भी अगर इस्तेमाल कर लिया गया, दैट इज़ गोइंग टू बी द वर्ल्ड वॉर 3 और फिर शायद हम वहाँ से कभी भी वापस ना आ सकें। इसमें पाकिस्तान का किरदार, कतर का किरदार, उनका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही हो चुका है वक्त ख़त्म हमारे शो का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।